जय हिंद छात्रों। आज है संडे और संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं साइंस का फटाफट रिवीजन। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और प्रिय छात्रों, आप सभी को पेन कॉपी लेके बैठना है ताकि आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। और आप लोगों को ये भी पता है कि आज हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ फटाफट इसका आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। क्या हैजा होता है, या सूखा रोग होता है, या एनीमिया होता है, या स्कर्वी होता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि दूषित जल पीने से आपका क्या होता है, वो आपका हैजा हो जाता है। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए आप लोगों को अगर फटाफट लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको रोक करके तब उसका आंसर देखिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि ईसीजी है। ईसीजी क्या आपका इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ है, या फिर स्पोमोग्राफ है, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। देखिए हम लोगों ने पिछले हफ्ता में जितना कुछ पढ़ा है लगभग उन्हीं प्रश्नों का निचोड़ लेके आए हैं। तो देखिए ईसीजी आपका क्या हो जाएगा, ईसीजी आपका क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। दो के बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न में। आज हम लोग बहुत सब प्रश्न लेके आए हैं, इसलिए फटाफट हम लोग सिर्फ आंसर देते चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका कि मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समावस्था को नियंत्रित करता है। तो आपके शरीर को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, क्या सेरेब्रम, या ब्रेन स्टेम, या फिर डायंसेफेलोन, या फिर सेरिबेलम। तो देखिए प्रिय छात्रों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा आपका सेरेबेलम। ये क्या करता है, आपके शरीर में आपका शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके चलते चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि युग्म यानी जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। यानी कौन सी ग्रंथि इन चारों में से है कि जो जोड़े में नहीं पाई जाती है। क्या आपका एड्रिनल हो जाएगा, या पिट्यूटरी हो जाएगा, या टेस्टिस हो जाएगा, या ओवरी हो जाएगा। फटाफट इसका जवाब देते चले। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आपका जो कहा पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका किसमें जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जितना सारा भी है सब कोई जोड़े में पाया जाता है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, चार के बाद पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न आपका है कि सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, क्या CO2 को ले जाना, या ऑक्सीजन को ले जाना, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपका जो डब्ल्यूबीसी है उसका काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होगा। यानी सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। इसके बाद चलते हैं पांचवा प्रश्न में। देखिए हम लोग हर संडे को आप लोगों के लिए इसलिए फास्ट रिवीजन लेके आते हैं ताकि आपको पता चले कि आप पिछले हफ्ते में कितना पढ़े और कितना कुछ आप सीखे अब तक। तो देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। क्या आपका मस्तिष्क करता है, या अस्थि मज्जा करता है, या हृदय करता है, या फेफड़ा करता है। फटाफट आप लोग बताइए कि शरीर का कौन सा अंग आपका रक्त का उत्पादन करता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, क्या हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको बोन मेरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोन मेरो बोला जाता है। उसी में क्या होता है, रक्त का उत्पादन होता है। चलते 6 के बाद चलते 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपका है कि केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि, यानी केचुआ को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है। पहला रीजन है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इस वजह से, या फिर जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, इस वजह से, या फिर कीटनाशक का कार्य करता है, इस वजह से, या फिर कवकनाशक का कार्य करता है, इस वजह से। तो फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। आप सबको पता है कि केचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है, और सिंपल सा रीजन क्या है कि वो क्या करता है आपका, कि जमीनों को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इस वजह से प्रिय छात्रों, किसानों को क्या कहा जाता है, सॉरी केचुआ को क्या कहता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 7 के बाद 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी होगा, यानी बेटा जन्म होगा कौन कौन से क्रोमोसोम के मिलने से। क्या पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिलने से, या फिर पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स दोनों सेम हो गया है। फिर छात्रों पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से, या फिर पुरुष का वाई और स्त्री का वाई मिलने से। तो आप लोग बताइए फिर छात्रों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, कि पुरुष का अगर वाई और स्त्री का एक्स मिलेगा तब मिलने से क्या हो जाएगा, आपका बालक जन्म होगा। और वो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए आप लोग कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या कंकाल में होता है, या तंत्रिका में होता है, या संयोजी में होता है, या जनन में होता है। तो फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इस सवाल का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए मेरे छात्रों, आपका जो तांत्रिका है ना, तांत्रिका कोशिका, इसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते 9 के बाद चलते 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपका क्या है
कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, यानी ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण का कोई समस्या नहीं होगा। तो आप लोग इसका जवाब देना है, क्या कोयला होगा या परमाणु होगा या पेट्रोल होगा या सौर होगा। बताइए इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा। तो देखिए प्रिय छात्रों, जो आपका सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा इसका अगर आप इसमें प्रदूषण की कोई समस्या आपका नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसमें कोई भी प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है। चलते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। यानी भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था 1984 में, तो इसमें क्या है कि कौन सा यौगिक था, क्या आपका वो मिथाइल अल्कोहल था या फिर फॉस्फोजीन था या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट था या फिर मिथाइल एमाइन था। फटाफट जवाब दीजिए प्रिय छात्रों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चलते हैं 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपको पूछा है कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, क्या दीमक के द्वारा या तिलचट्टा द्वारा या लाल चींटी द्वारा या मच्छर द्वारा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्रों, ये आपका फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा, लाल चींटी, किसके द्वारा, लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि फॉर्मिक अम्ल और किसके डंक में पाया जाता है, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं प्रिय छात्रों। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 12 के बाद चलते 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है, कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है, क्या रेडोन या आर्गन या कार्बन या नियोन। तो आप लोग फटाफट बताइए कि इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। तो देखिए प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि जो कार्बन जो है, कार्बन ये अक्रिय गैस नहीं है, ये आपका अक्रिय गैस नहीं है। बाकी जितना सारा भी है सब क्या है, अक्रिय गैस है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 13 के बाद 14वां प्रश्न में। प्रश्न क्या 14 में देखिए आप लोग कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। जो अस्पतालों में जो सिलेंडर होता है जिसमें गैस रहता है वो किसका मिश्रण होता है, क्या ऑक्सीजन व हीलियम का, नाइट्रोजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं आर्गन का या फिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो जो मिश्रण होता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 14 के बाद 15वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, क्या उसका नाम पारद है या पोटास है या शुष्क बर्फ है या इप्सम है। तो बताइए प्रिय छात्रों, देखिए आप सबको पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शुष्क बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। 16वां प्रश्न आपको देखिए क्या है कि उच्च कोटि का कोयला है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा हो जाएगा, क्या आपका पीट होगा या लिग्नाइट होगा या एंथ्रासाइट होगा या बिटुमिनस होगा। फटाफट बताइए कि कौन सबसे अच्छा कोयला होगा। तो देखिए प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट ये सबसे अच्छा कोयला हो जाता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला हो जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद 17वां प्रश्न में। 17वां प्रश्न क्या है, देखिए आप लोग कि ट्राइटियम, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। ट्राइटियम आपका किसका समस्थानिक है, क्या ऑक्सीजन का है या हाइड्रोजन का है या फॉस्फोरस का है या नाइट्रोजन का है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए ट्राइटियम आपका किसका समस्थानिक हो जाता है, वो आपका हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है मेरे छात्रों, ट्राइटियम आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न पूछा है कि जे जे थॉमसन को खाली जगह की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बताइए प्रिय छात्रों, क्या प्रोटॉन की खोज के लिए या फिर पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। आप सबको पता है कि जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका, इलेक्ट्रॉन का खोज। और इसी के खोज में उसको क्या मिला था, भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 18 के बाद चलते हैं 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको किसे नापने के लिए लाया जाता है प्रयोग में, क्या द्रव का आपेक्षिक घनत्व को या फिर दूध की शुद्धता या फिर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता या फिर समुद्र की गहराई। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो प्रिय छात्रों, आप सबको पता है किसका, वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में 19 के बाद 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसकी वजह से, नाभि के विखंडन द्वारा या नाभि के संलयन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, वो होता है आपका नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा प्रिय छात्रों, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न 20 के बाद 21वां प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है।
क्या आपका एक्स किरण में या फिर अल्फा किरण में या फिर बीटा किरण में या फिर गामा किरण में। तो आप लोग बताइए कि किस में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि जो आपका बीटा किरण है, बीटा किरण उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो बीटा किरण है इसमें कैसा चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यही आपका ऋणात्मक होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं किसके बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। 22वां प्रश्न कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार में, किसके सुधार में प्रयुक्त होता है। क्या आपका मोतियाबिंद के सुधार में, या फिर आपका दीर्घ दृष्टि दोष में, या निकट दृष्टि दोष में, या फिर दूर दृष्टि दोष में। तो फटाफट आप लोग बताइए कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसमें प्रयुक्त होता है। तो आप सबको पता है कि अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है किसमें प्रिय छात्रों, वो आपका निकट दृष्टि दोष में। किसमें, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल होता है, अवतल लेंस का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 22 के बाद चलते हैं 23वां प्रश्न में। 23वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपको कि रेटिना पर नेत्रों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, या वास्तविक सीधा और बड़ा होता है, या वास्तविक सीधा और छोटा होता है, या अवास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्रों, रेटिना पर नेत्रों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। कैसा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 23 के बाद चलते हैं 24वां प्रश्न में। 24वां प्रश्न आपको पूछ रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या उसको वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर हिमीकरण कहते हैं, या फिर पिघलना कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोला कि ठोस कपूर से आपका कपूर क्या बन जा रहा है, वाष्प बन रहा है। ठोस से आपका वाष्प बन रहा है, तो आपका ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, इसको सब्लिमेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग बताते चले आपका स्कोर कितना हुआ है। अब तक 24 प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। 24 के बाद 25वां प्रश्न। देखिए 25वां प्रश्न आज के सेशन का कि न्यूटन का नियम में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। देखिए न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे, उनमें से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा को देता है। क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, या फिर गति का दूसरा नियम। तो प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि न्यूटन साहब के जो गति का जो दूसरा नियम है, इससे क्या होता है, बल की परिभाषा निकल के आता है। क्या होता है, बल की परिभाषा निकल के आता है, जिसको बोलते हैं F=ma बोला जाता है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। 25 के बाद 26वां प्रश्न। देखिए 26वां प्रश्न आपको क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आपको जवाब देना है कि प्रोटीन, या फिर विटामिन, या कार्बोहाइड्रेट, या फिर जल। इनमें से कौन आपका मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है, ईंधन का काम करता है। आपका मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 26 के बाद 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कि आपका कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन, या विटामिन, या वसा। तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। देखिए सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका वसा प्रदान करता है। कौन करता है मेरे छात्रों, वसा प्रदान करता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 27 के बाद चलते हैं 28वां प्रश्न में। 28वां प्रश्न क्या आपका है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। क्या आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, या फिर पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, या फिर ग्लूकोज का अपक्षय, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि जब आप काफ़ी ज़्यादा काम कीजिएगा उसके बाद आपकी मांसपेशियाँ दर्द होने लगती है, क्या रीज़न है। तो देखिए फिर तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, यानी लैक्टिक एसिड उसमें जमा हो जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। 28 के बाद 29वां प्रश्न। देखिए 29वां प्रश्न क्या है आपका कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, क्या 8, 30, 32, 34। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो कितना होता है प्रिय छात्रों, 8 हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां, 8। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद 29 के बाद चलते हैं 30वां प्रश्न में चलते हैं। आप लोग अपना स्कोर नोट करते हुए चले, ताकि आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। चलिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। हमारे शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, क्या जांघ में है, या जबड़े में है, या भुजा में है, या गर्दन में है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए प्रिय छात्रों, जो हमारा जबड़ा है ना, जबड़े में क्या होता है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है। कहाँ पे, जबड़े में। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 30 के बाद 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है कि अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं आपका, केंद्रकीय झिल्ली में होते हैं, या गुणसूत्रों में होते हैं, या लाइसोसोम में होते हैं, या फिर कोशिका कला में होते हैं। फटाफट जवाब दीजिए, आपका जीन कहाँ पे होता है। तो आप सबको पता है कि जीन कहाँ होता है प्रिय छात्रों, गुणसूत्रों में होता है। कहाँ होता है, गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। गुणसूत्रों में होता है आपका कौन, जीन होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 31 के बाद चलते हैं 32वां प्रश्न में। देखिए 32वां प्रश्न आपका बोला है कि कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, या फिर एंटोमोलॉजी,
बायोलॉजी या फिर ओंटोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़े के अध्ययन को कहते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 32 के बाद 33वां प्रश्न। देखिए 33वां प्रश्न आपका है कि साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, क्या कोशिका के अध्ययन, जीवाणु के अध्ययन, कवक के अध्ययन या पादप के अध्ययन। तो फटाफट आप लोग बताइए साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए प्रिय छात्रों, साइटोलॉजी आपका किसके अध्ययन हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन। किसका हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 33 के बाद 34वां प्रश्न। देखिए 34वां प्रश्न क्या है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत इंडिकेटर कौन है, क्या आपका फर्न तथा साइकस है, हरे शैवाल तथा लीवरवट है या फिर लाइकेन तथा मॉस है या नीम तथा समुद्र शोक है। तो फटाफट बताइए आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रिय छात्रों, आपका वायु प्रदूषकों का जो विश्वसनीय संकेत है वो क्या हो जाएगा, लाइकेन तथा मॉस हो जाएगा। क्या होगा, लाइकेन तथा मॉस हो जाएगा। इस सवाल का जवाब लाइकेन तथा मॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 34 के बाद चलते 35वां प्रश्न में। 35वां प्रश्न आज के सेशन का कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषकों जो मस्तिष्क जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, कौन सा होता है, यानी मोटर कार से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्या आपका NO2 होता है या फिर आपका SO2 होता है या PB होता है या HG होता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि मोटर कार से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो आपका PB हो जाएगा। क्या होगा प्रिय छात्रों, PB हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, लेड यानी शीशा बोला जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 35 के बाद चलते 36वां प्रश्न में। देखिए 36वां प्रश्न क्या है आपका कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन था जिसको संश्लेषित किया गया था, क्या आपका लैक्टिक एसिड या ग्लूकोज या यूरिया या फिर यूरिक एसिड। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों, कौन सा कार्बनिक यौगिक होगा। तो देखिए आप सबको पता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक संश्लेषित किया गया था, तो आपका यूरिया था। क्या था प्रिय छात्रों, यूरिया था। क्या था, यूरिया था। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 36 के बाद चलते 37वां प्रश्न में। 37 आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, क्या आपका कार्बन है या फिर कैल्शियम है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। इन चारों में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो प्रिय छात्रों क्या हो जाएगा, आपका जो कार्बन जो है, कार्बन जो है ये आपका सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 37 के बाद चलते हैं 38वां प्रश्न में। 38वां प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्या चार्ल्स के द्वारा या कैवेंडिश के द्वारा या फिर प्रिस्टल के द्वारा या बॉयल के द्वारा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि आपका हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, कैवेंडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैवेंडिश के द्वारा क्या हो गया था, हाइड्रोजन की खोज किया गया था। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 38 के बाद 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। किससे बना बताइए, कि आपका हीलियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है, हीलियम से बना है। किससे बना है मेरे छात्रों, हीलियम से बना है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 39 के बाद 40वां प्रश्न में। 40वां प्रश्न क्या है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, यानी कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्या आपका हो जाएगा तांबा या लोहा या सीसा या सोडियम। तो बताइए मेरे छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है कि सोडियम जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 40 के बाद 41वां प्रश्न। देखिए 41 प्रश्न क्या है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। त्रिक नियम ट्रायड रूल किसने दिया था, क्या आपका लोथर मेयर ने दिया था या फिर आपका डॉबरेनर दिया था या फिर मेंडलीव दिया था या न्यूलैंड दिया था। बताइए आप लोग प्रिय छात्रों। तो देखिए आप सबको पता है जो त्रिक नियम है वो किसने दिया था, उन्होंने आपका डॉबरेनर साहब ने दिए थे। कौन दिया था, डॉबरेनर साहब ने दिए थे। कौन सा नियम, त्रिक नियम। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते 41 के बाद चलते 42वां प्रश्न में। 42वां प्रश्न कि नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है आपका, तो आप सबको पता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका कौन होता है प्रिय छात्रों, मीथेन होता है। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 42 के बाद चलते हैं 43 देखिए कि अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि अम्ल वो पदार्थ है जो क्या होता है। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, जो प्रोटॉन देता है। क्या होता है, जो प्रोटॉन देता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन देता है, प्रोटॉन देता है, वो अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 43 के बाद चलते 44वां प्रश्न में 44 क्या बोला कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। क्या आपका अल्फ्रेड नोबेल ने या फैराडे ने या बोर तथा रदरफोर्ड ने या फिर वोल्टा ने। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों की परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो देखिए आप
सबको पता है कि परमाणु संरचना का मॉडल बोर तथा रदरफोर्ड ने दिया था। किसने? बोर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 44 के बाद चलते 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न आपका क्या है कि लेज़र बीम सदा होती है। लेज़र बीम कैसा होता है? क्या अभिसारी बीम होता है, अपसारी बीम होता है, समांतर होता है, या फिर शुरू में समांतर और बाद में अपसारी? फटाफट आप लोग बताइए कि लेज़र बीम कैसा होता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा लेज़र बीम आपका क्या होता है? वो आपका समांतर बीम होता है। कैसा होता है? समांतर बीम होता है। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 45 के बाद 46वां प्रश्न। देखिए 46वां प्रश्न आपको है कि विद्युत उपकरण में अर्थिंग जो है का उपयोग होता है। अर्थिंग का उपयोग क्यों होता है? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण में 3 फेज काम करता है इस वजह से, या फिर सुरक्षा के लिए, या फिर फ्यूज के रूप में। तो देखिए आप सबको पता है प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि विद्युत उपकरण में अर्थिंग क्या होता है? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 46 के बाद 47वां प्रश्न 47 क्या है कि आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है आप लोगों को बताना है। क्या शून्य, या निम्न, या असीमित, या उच्च? तो फटाफट बताइए। देखिए आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितना हो जाएगा? वो आपका असीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? असीमित। क्या होगा? असीमित, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते 47 के बाद चलते 48वां प्रश्न में कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? क्या आपका हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में? आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, प्रकाश का वेग आपका निर्वात में अधिकतम होता है। किसमें होता है? निर्वात में अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 48 के बाद चलते हैं 49वां 49 प्रश्न में कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, या फिर अपरगामी? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो देखिए प्रिय छात्रों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? वो आपका अनुदैर्घ्य हो जाती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 49 के बाद 50वां प्रश्न में 50 प्रश्न। देखिए क्या पूछा आपको कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? या की चाल बढ़ जाती है, या फिर की ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर का भार बढ़ जाएगा, या फिर का भार घट जाएगा? तो फटाफट बताइए आप लोग कि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या हो जाएगा? चाल बढ़ जाएगी। क्या होगी प्रिय छात्रों? चाल बढ़ जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में 50 के बाद चलते हैं 51वां प्रश्न। देखिए क्या आपका 51 प्रश्न कि प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है? क्या तांबा, मैग्नीशियम, सोना, लोहा? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्रों, आपको सोना जो है ना प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। इस पे मुक्त रूप में पाया जाने का मतलब इस पर जंग नहीं लगता है। तो प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इसके बाद आज और प्रश्न नहीं है, तो आज के सेशन में कुल हम लोगों ने कितना 51 प्रश्न, क्योंकि फटाफट रिवीजन था। फटाफट रिवीजन में हम लोग कितना प्रश्न लेके आए? 51। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 51 में से आपका कितना मार्क्स हो रहा है। आपका 51 में से आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रिय छात्रों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहें।